हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयांक। मैं हूं आपका मयांक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए यूपीएससी सी सेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। हम लोग यहां पर सी सेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में आपका जो है सी सेट 2017 का पेपर चल रहा था, तो आज इसका जो है पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, आज आपका प्रश्न है, निम्नलिखित 2 प्रश्नांशों के लिए निर्देश दिए गए हैं। नीचे दी गई जानकारी पर विचार कीजिए और उसके नीचे आने वाले 2 प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। एक्स दल का कोई भी समर्थक जो जेड को जानता था और उसके अभियान की रणनीति का समर्थन करता था, वाई दल के साथ गठबंधन के लिए तैयार नहीं था, किंतु उनमें से कुछ के वाई दल में मित्र थे। देखिए, इसका कुछ अगर आप वेन आरेख से डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या है, ये बाहर की तरफ आपका जो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक्स दल, यानी कि यहां पर एक्स दल के मेंबर हैं, ये अंदर आ जाएंगे जेड, यानी एक्स दल का कोई भी समर्थक जो जेड को जानता था और उसके अभियान या रणनीति का समर्थन करता था, तो ये क्या है, ये वाई दल के साथ गठबंधन के लिए तैयार नहीं है। यानी एक्स दल वाले वाई के साथ गठबंधन के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन इनमें से कहा गया किंतु उनमें से कुछ के वाई दल में मित्र थे, यानी इनमें से कुछ के, यानी बहुत थोड़े से, यानी कुछ लोगों के इनमें फ्रेंड थे। यहाँ पर कुछ लोगों के यहाँ पर जो है फ्रेंड यहाँ पर थे, ये बात यहाँ पर बोली गई है इसमें। तो चलिए 56वां प्रश्न जो है अब आपका वो देख लेते हैं। उपर्युक्त जानकारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य होना ही चाहिए। पहला है, वाई दल के कुछ समर्थक एक्स दल के साथ गठबंधन के लिए सहमत नहीं हुए। देखिए, ऐसा कहीं भी आपकी जो यहाँ पर दी हुई है जानकारी, इसमें यह भी नहीं कहा गया है कि वाई दल के जो समर्थक हैं ये एक्स के साथ गठबंधन के लिए तैयार नहीं हुए हैं, तो ये ए वाला तो कथन निकल गया। बी है, वाई दल का कम से कम एक समर्थक ऐसा है जो एक्स दल के किसी समर्थक को मित्र के रूप में जानता था। हाँ, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर क्योंकि एक्स में से कुछ के जो है वाई में मित्र थे, तो यहाँ पर कम से कम कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसका यहाँ पर क्या है, एक्स वाले से लिंक है, तो यहाँ पर आपका बी वाला कथन आपका सही हो जाएगा। सी है, एक्स दल के किसी समर्थक ने जेड के अभियान की रणनीति का समर्थन नहीं किया, ये गलत है। यानी यहाँ एक्स दल के लगभग ज्यादातर लोग जो है जेड के अभियान की रणनीति है इसका समर्थन कर रहे हैं। एक्स दल का कोई भी समर्थक जेड को नहीं जानता था, ये भी गलत है। आंसर है आपका 56वें का बी वाला। 57वां प्रश्न है अब आपका, उपर्युक्त जानकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ पर आपका जो है सही नहीं है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है गलत कौन सा है, ये पूछा गया है। पहला है, एक्स दल के कुछ समर्थक जेड को जानते थे। यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। आप चलें यहाँ पर अपने प्रश्न पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स दल का कोई भी समर्थक जो जेड को जानता था और उसके अभियान की रणनीति का समर्थन करता था। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स दल के कुछ समर्थक जेड को जानते थे। एक्स दल के कुछ समर्थक जो जेड के अभियान की रणनीति के विरोधी थे, जेड को जानते थे। इस बारे में कोई जानकारी स्पष्ट रूप से यहाँ पर नहीं दी गई है कि भाई जो एक्स के कुछ समर्थक थे जो जेड अभियान की रणनीति के विरोधी थे, ये भी जेड को जानते थे, ये यहाँ पर भी नहीं बताई गई है। तीसरा है, एक्स दल के किसी समर्थक के जेड के अभियान की रणनीति का समर्थन नहीं किया, ये पूरी तरह से गलत है। यहाँ पर आपका पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर है आपका बी, केवल 2 और 3 कथन आपका सही नहीं है। 58वां प्रश्न है अब आपका, यदि एक कार्यालय में केवल दूसरा और चौथा शनिवार तथा सभी रविवार ही केवल अवकाश के दिन माने गए हों, यानी कि ये बताया गया है, तब किसी भी वर्ष के किसी भी मास में संभव कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। यहाँ पर न्यूनतम संख्या पूछी गई है, यानी कहा गया है कि भाई मान लीजिए महीने में 2 सैटरडे, समझ रहे हैं आप, और 4 संडे ये हॉलीडे हों, यानी 2 सैटरडे और 4 संडे का मतलब क्या हो गया, 6 दिन का अवकाश हो, 6 डे का यहाँ पर हॉलीडे हो। तो ऐसा महीना कौन सा है जिसमें जो कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या होगी। तो देखिए, आप लोग थोड़ा सा अपना जो कैलेंडर का जानकारी है उसको इम्प्रूव रखना है आपको, और नॉर्मली आपको सोचना है। यानी एक ईयर का अगर आप देखें तो एक ईयर में 12 महीने होते हैं, और आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कौन सा ऐसा महीना होता है जिसमें सबसे कम दिन होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, फरवरी का महीना होता है जिसमें सबसे कम दिन होते हैं। फरवरी आपकी में साधारणतः 28 दिन होते हैं। ठीक है, अगर ये लीप वाली है, यानी अगर लीप ईयर है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपको 29 दिन देखने को मिलेंगे। तो हमने यहाँ पे साधारण फरवरी यहाँ पर ले ली है कि साधारण फरवरी में आपके कितने दिन हो गए, 28 दिन हो गए। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो 28 दिन का मतलब क्या हो गया, 4 हफ्ते हो गए, यानी 4 वीक्स,
भाई एक सप्ते में जो 7 दिन होते हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, ये 4 वीक्स हो गए, 4 सप्ते हो गए। तो 4 सप्ते का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपके 4 संडे होंगे, इसमें 4 संडे होंगे, आपके 4 सैटरडे होंगे इसमें। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ 4 सैटरडे भी होंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 28 दिन है। 28 का मतलब एक वीक में जो है 7 दिन होते हैं, तो यहाँ पर 28 का मतलब कितने हो गए, 4 वीक हो गए। 4 वीक में यहाँ कितने कितने हैं, तो ये जानकारी हमने यहाँ पर लिख ली। 4 संडे होंगे, 4 सैटरडे होंगे। अब यहाँ पे प्रश्न में ये कह रहा है कि यहाँ पर 2 सैटरडे और 4 संडे क्या है, ये आपके हॉलीडे हैं, यानी 6 डे की यहाँ पर हॉलीडे है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके टोटल दिन है 28 दिन, और 28 में से ये 6 दिन हॉलीडे वाले निकाल देने हैं। तो 28 में से अगर आप ये 6 घटा देंगे तो यहाँ पे आपको प्राप्त होंगे 22 दिन, यानी कि यहाँ पे 22 वर्किंग डे हैं। तो किसी भी मास में, वर्ष के किसी भी मास में संभव कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या क्या है, 22 है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका बी वाला, यानी 22वां। इसके लिए कुछ भी नहीं करना है आपको, अपना सिंपल सा आपको अपना कैलेंडर का जानकारी जो है उसे इंप्रूव रखना है। कैलेंडर का जानकारी आपको होना चाहिए, आप आसानी से इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं थी। 59वां प्रश्न है अब आपका, यदि ऐसी कोई नीति है कि किसी समुदाय की 1/3 1/3 आबादी प्रतिवर्ष एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चली जाए, तो 6वें वर्ष के दौरान उस समुदाय की शेष बची आबादी क्या होगी, यदि इस अवधि के दौरान जनसंख्या में आगे कोई वृद्धि ना हुई हो। ये पूछा गया है कि इसमें कोई जनसंख्या में वृद्धि ना हुई हो, तो यहाँ पर बाद में पूछा गया है कि 6वें वर्ष की आबादी यहाँ पर क्या होगी, शेष बची आबादी यहाँ पर क्या होगी, ये पूछा गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं कि जो आपकी एक ईयर की जनसंख्या है, आपकी एक ईयर की जो पॉपुलेशन है, इसको 1 मान लेते हैं। फ्रैक्शन में हम यहाँ पर इसको क्या मान लेते हैं, पूरा 1 मान के चलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि यदि ऐसी कोई नीति है कि किसी समुदाय की 1/3 आबादी प्रतिवर्ष एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चली जाए, यानी कि आपकी जो एक पूरी आबादी है और इसमें से कितनी 1/3 आबादी कहीं दूसरी ओर चली गई, तो कितनी बची यहाँ पर, अब आपकी आबादी बची 2/3। समझ रहे हैं आप, यानी कि यहाँ पर 1 साल की जो आबादी है, 1 साल की आबादी पूरी हमने 1 मान ली, और 1 में से 1/3 आबादी कहीं और चली गई, तो अब कितनी आबादी बची आपकी, 2/3 तो ही रह गई यहाँ पर आबादी। अब आगे बोला गया है यहाँ पर चली गई, तो 6वें वर्ष के बाद उस समुदाय की शेष बची आबादी क्या होगी, तो 6वें वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद की अगर आप जनसंख्या देखें, आफ्टर 6 ईयर के बाद जो पॉपुलेशन है अगर उसको देखें, तो यहाँ पर क्या होगा 2/3, और इसका आप क्या करेंगे, इसका यहाँ पे होल 6 कर देंगे, ठीक है। जब आप इसका होल 6 कर देंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 6 आ जाएगी, और 3 की पावर क्या बन जाएगी, 6 बन जाएगी। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 की पावर 6 का मतलब क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और × 2, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, यानी कि यहाँ पर 6 बार आपके 2 हो गए मल्टीप्लाई, और ऐसे करके 3 का हो गया, 3 × 3 × 3 × 3 3 × 3, और जब आप इसका पूरा गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 64/729। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके जनसंख्या का कितना यहाँ पे हिस्सा बचेगा, जनसंख्या का 64/729वां भाग यहाँ पे बचेगा। अब देखिए इसकी पावर होल 6 हमने क्यों की है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला गया है जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि हर साल 1/3 निकलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो 2/3 हमारे फर्स्ट ईयर का प्राप्त हुआ, तो इसका हमने होल 6 कर दिया। 6 साल का पूछा गया तो इसका होल 6 कर दिया, तो ऐसे करके आपको यहाँ पर ये भाग प्राप्त हो गया। तो जनसंख्या का यहाँ पर 64/729 भाग यहाँ पर शेष रह जाएगा। तो यहाँ पर 59 का आंसर होगा आपका डी वाला। 60वां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर पूछा गया है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान की 4 परीक्षाएं 4 क्रमिक दिवसों पर की जानी है, किंतु आवश्यक नहीं कि परीक्षाएं इसी क्रम में हों। भौतिक विज्ञान की परीक्षा उस परीक्षा से पहले की गई जिसे जीव विज्ञान के बाद किया गया। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि भौतिक विज्ञान की परीक्षा उस परीक्षा से पहले की गई जिसे किससे, जीव विज्ञान के बाद किया गया, ठीक है। तो आगे बोला गया है रसायन विज्ञान की परीक्षा 2 परीक्षाएं किए जाने के ठीक बाद में की गई। तो पहले जो जानकारी दी हुई है इसके आधार पर हम यहाँ पर आपकी पहला जो केस है, फर्स्ट केस है, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट केस आपका क्या बनेगा, फर्स्ट केस कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पे पहले फिजिक्स है, ठीक है, ये आपका फिजिक्स हो गया। और फिर आगे बोला गया है भौतिक विज्ञान की परीक्षा उस परीक्षा से पहले की गई जिसे जीव विज्ञान के बाद किया गया। यानी कि फिजिक्स के बाद क्या आएगी, आपकी बायोलॉजी आ जाएगी, ठीक है। अब आगे बोला गया है
रसायन विज्ञान की परीक्षा 2 परीक्षाएं किए जाने के ठीक बाद में की गई। तो 2 परीक्षाओं के ठीक बाद इसमें तो आएगी नहीं, यहाँ पे बीच में एडजस्ट हो ही नहीं सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है केमिस्ट्री आपकी यहाँ है, यानी कि यहाँ पर आपकी केमिस्ट्री है, और इसके पीछे कौन सा बचा है यहाँ पे सब्जेक्ट, मैथ बचा है, तो यहाँ पर आपका मैथ है। तो एक तो आपकी यहाँ पे फर्स्ट केस में ये हो गया, एक सेकंड केस और बन जाएगा इसका, सेकंड केस भी इसका बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो बोला गया है, यानी कि यहाँ पर बायोलॉजी का बोला गया है, तो फिजिक्स की जगह हम यहाँ पे बायोलॉजी कर सकते हैं। यानी भौतिक विज्ञान की परीक्षा उस परीक्षा से पहले की गई जिसे जीव विज्ञान के बाद किया गया। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि भाई बायोलॉजी की परीक्षा जो है पहले हो गई है, ठीक है। बायोलॉजी की यहाँ पर क्या है, ये आपकी पहले हो गई है, ये हमने यहाँ पर ये मान लिया। बायोलॉजी की बात जो है किसकी हो गई है, फिजिक्स की हो गई यहाँ पर, ये सेकंड केस है आपका। और इसके बाद आपकी जो परीक्षा हो गई वो केमिस्ट्री की हो गई, और फिर आपका मैथ हो गया। हमने यहाँ पर एक सेकंड केस इसका ये भी मान लिया, हालांकि फर्स्ट केस से ही हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो किस परीक्षा यानी किसकी परीक्षा अंत में की गई, आप देख रहे हैं मैथ की परीक्षा यहाँ पर अंत में की गई है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 60 का सी वाला, यानी मैथ की परीक्षा यहाँ पर अंत में की गई है। हालांकि यहाँ पे फर्स्ट केस से ही आंसर आ जा रहा था, लेकिन फिर भी हमने पॉसिबिलिटी के लिए सेकंड केस बनाकर भी देख लिया। तो 60 का आंसर है यहाँ पर सी वाला। 61वां प्रश्न है अब आपका, ए और बी की आय का योग सी और डी की सम्मिलित आय से अधिक है। तो देखिए लिख लेते हैं। तो ए प्लस बी की जो इनकम है, अर्निंग है, तो इसका जो योग है वो सी और डी की सम्मिलित आय, सी धन डी, इससे क्या है, इससे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये आपका जो फर्स्ट समीकरण बन गया, इक्वेशन बन गई। अगला बोला गया है ए जो है यहाँ पर ए और सी की आय का योग बी और डी की सम्मिलित आय के बराबर है। यानी कि यहाँ पर अगली सिचुएशन बोली गई है कि ए प्लस सी की जो आय का योग है ये किसके बराबर है, बी और डी की जो इनकम है इसके बराबर है। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गई। आगे बोला गया है इसके अतिरिक्त ए की आय बी और डी की सम्मिलित आय से आधी है। यानी कि यहाँ पर ये बोला गया है कि जो ए की इनकम है वो किससे, बी और सी, बी और डी, इनकी जो इनकम है सम्मिलित आय है इससे आधी है। यानी कि b प्लस डी का बाई 2, तो ये यहाँ पे चला जाएगा आपका। तो यानी कि 2a बराबर कितना हो गया, b प्लस डी। ठीक है, तो ये आपका ये थर्ड इक्वेशन बन गई यहाँ पर। अब पूछा गया है कि सर्वाधिक आय किसकी है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो इक्वेशन सेकंड और थर्ड है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकंड में जो वैल्यू आप देख रहे हैं b प्लस टी की जगह हम यहाँ पर a प्लस सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इक्वेशन जब आप सेकंड और थर्ड को अब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2a बराबर b प्लस टी की जो वैल्यू है, क्योंकि b प्लस टी आपका किसके बराबर है, a प्लस सी के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी लिख सकते हैं। यहाँ से a यहाँ पहुँचेगा तो घट जाएगा इसमें से, तो एक a बचेगा, a बराबर c आ गया। यानी a और c की वैल्यू क्या है, बराबर निकल आई। यहाँ से हमें पता चला कि a और c की वैल्यू बराबर आ गई। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब आप इक्वेशन 1 में जाएंगे। यानी अब हम इक्वेशन 1 में जाएंगे, यानी ये तो आपकी इक्वेशन 2 और 3 देख ली। अब हम इक्वेशन यहाँ पे 1 देखेंगे। तो इक्वेशन 1 आपकी कुछ इस तरह से बन जाएगी, b इज ग्रेटर देन किसके, यानी कि ये हो जाएगी आपकी d के। क्योंकि रीजन क्या है, a और c तो बराबर है भाई, a और c तो बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है a और c को हमने निकाल दिया इसमें से, यानी इनसे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है भाई, ए और सी की वैल्यू, मान लो ए भी 2 रुपये कमा रहा है, बी और सी भी 2 रुपये कमा रहा है, इनकी वैल्यू तो बराबर है। तो यहाँ पर इनका जो यानी ए प्लस बी का जोड़ और सी प्लस टी का जोड़, यानी इसका मतलब क्या है, इन पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही हमने निकाल दिए। तो यहाँ पर इसका मतलब ये आ जाएगा कि बी जो है, बी की सैलरी जो है डी से ज़्यादा है। ये यहाँ पर इस तरह से कुछ आ जाएगा। अगर फाइनली आप इसका पूरा ड्रॉ करें, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, ए बराबर सी है, बी जो है डी से ज़्यादा सैलरी प्राप्त कर रहा है। अगर आप फाइनली यहाँ पर इसका जो ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा आपका बी ग्रेटर देन किससे, ए से, ए इक्वली है किसके, सी के बराबर, और सी जो है यहाँ पर जो सी का आप बनाएंगे तो सी आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा, सी इज ग्रेटर देन आपका डी। ठीक है, ये आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा फाइनल। तो यहाँ पर आप देखेंगे किसको यहाँ पर पूछा गया, सबसे ज़्यादा आय किसकी, इनकम किसकी है यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा इनकम यहाँ पर है आपकी बी वाले की। तो यहाँ पर आंसर होगा 61 का बी। 62वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और यहाँ पर कथन दिया हुआ है। कथन, अच्छा स्वर एक नैसर्गिक प्रतिभा है, लेकिन संगीत के क्षेत्र में उन्नति और श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए
अभ्यास करते रहना चाहिए। यानी यहाँ पर कहा गया है कि अच्छा स्वर एक नैसर्गिक प्रतिभा है, लेकिन संगीत के क्षेत्र में अगर आपको उन्नति प्राप्त करनी है और एक श्रेष्ठ प्रदर्शन प्राप्त करना है तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। निष्कर्ष, नैसर्गिक प्रतिभाओं को प्रशिक्षण और देखभाल की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पर कहीं भी जरूरत नहीं है कि जो नैसर्गिक प्रतिभाएं जिन लोगों में होती हैं उन्हें प्रशिक्षण और देखभाल की आवश्यकता होती ही होती है, ये बात यहाँ से निकल कर नहीं आ रही है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, यहाँ पर निष्कर्ष गलत हो गया आपका। किसी का स्वर अच्छा ना होने पर भी उसे अभ्यास करते रहना चाहिए। देखिए इस बारे में यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि किसी का स्वर अगर अच्छा नहीं है तो भी उसे अभ्यास करते रहना चाहिए, तो ये भी यहाँ पर कोई निष्कर्ष इसके बारे में नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर उपर्युक्त कथन और निष्कर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? यहाँ पर आपका डी वाला होगा, यानी इस कथन से ना तो निष्कर्ष एक अनुगमित होता है और ना ही दो वाला। तो यहाँ पे 62 में का आंसर है आपका डी वाला। 63वां प्रश्न है अब आपका, यहाँ पर भिन्न ऊंचाइयों के 3 खंभे हैं एक्स, वाई और जेड। 3 मकड़ियां ए, बी और सी क्रम से इन खंभों पर एक ही समय पर चढ़ना शुरू करती हैं। एक प्रयास में एक एक्स पर 6 सेंटीमीटर चढ़ती है, किंतु 1 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है। बी वाई पर 7 सेंटीमीटर चढ़ती है, किंतु 3 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है। सी जेड पर 6.5 सेंटीमीटर चढ़ती है, किंतु 2 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है। यदि उनमें से प्रत्येक मकड़ी को खंबे के शीर्ष पर पहुंचने के लिए 40 प्रयास करना पड़ता है, तो सबसे छोटे खंबे की ऊंचाई क्या है? ये सबसे छोटे खंबे की जो ऊंचाई है ये पूछी गई है और प्रयास बताए गए। कितने प्रयास हैं? 40 प्रयास में मकड़ी जो है फाइनली खंबे के आखिरी छोर पर पहुंच जाती है, ये बताया गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। यानी आपके कितने खंबे हैं? एक्स, वाई और जेड 3 खंबे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मकड़ियाँ कितनी हैं आपकी? 3 मकड़ियाँ हैं, ए है, बी और सी मकड़ी है। अब यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि आपके ये 3 खंबे हैं, 3 मकड़ियाँ हैं। अब इन पे चढ़ा जो यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर आपकी ए वाले की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बोला गया है यहाँ पर एक प्रयास में ए एक्स पर 6 सेंटीमीटर चढ़ती है, यानी ये एक्स पर कितनी चढ़ी? यहाँ पर 6 सेंटीमीटर चढ़ी, लेकिन 1 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती। कितनी फिसलती है ये? -1, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर अगला देखते हैं, बी वाला। बी वाले की बात कर लेते हैं। बी जो है ये कितना है? यानी कि बी वाई पर 7 सेंटीमीटर चढ़ती है, यानी ये 7 सेंटीमीटर इस पर चढ़ी। कितना फिसली? 3 फिसली है, -3 फिसली। अगला है यहाँ पर जो आपकी अगली है सी, यानी कि सी जेड पर 6.5 सेंटीमीटर चढ़ती है, यानी कितनी चढ़ती है ये? 6.5। कितना फिसली है? यहाँ पर 2 सेंटीमीटर फिसली है, यानी कि -2। तो कितना कितना आ गया यहाँ पर? ये यानी कि ये 5 सेंटीमीटर चढ़ पाती है आपके पहले प्रयास में, सॉरी ये 5 सेंटीमीटर चढ़ पाती है। ये आपकी जो है 4 सेंटीमीटर चढ़ पाती है क्योंकि फिसल भी जाती है। ये आपकी जो है 4.5 सेंटीमीटर चढ़ पाती है, 4.5 सेंटीमीटर चढ़ पाती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्यान देना आप यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर इसमें ध्यान देना लॉजिकली। यहाँ बोला गया है कि इसने 40 प्रयास किए हैं, यानी इसने जो है कितने टोटल प्रयास किए हैं? 40 प्रयास किए हैं। इसका मतलब क्या है? 39 प्रयासों में 39 जो इसके प्रयास रहे हैं उनमें तो फिसली है भाई, उनमें तो ये पूरा कहाँ चढ़ पाई है? उनमें तो ये 6 सेंटीमीटर चढ़ी है, 1 सेंटीमीटर फिसली है। तो इसका मतलब क्या है? 39 प्रयास जो रहे हैं उनमें तो ये लगभग 5 सेंटीमीटर से चढ़ पाती थी। 39 प्रयासों में 5 सेंटीमीटर, यानी हम एक ही उठा ले रहे हैं भाई, ठीक है। यानी एक ए वाली जो है इसकी उठा ले रहे हैं, ऐसे ही सबका होगा ये। यानी 39 प्रयास में ये 5 सेंटीमीटर चढ़ी है। 5 सेंटीमीटर से मतलब जो भी घटाने के बाद, जितना स्लिप होने के बाद जो जितनी दूरी रह गई उतनी चढ़ी है। लेकिन अंतिम जो प्रयास रहा है इनका, 40वां प्रयास रहा है, उसमें इसने क्या किया है? 40th वाले प्रयास में ये पूरा अपनी जो है पूरी जितनी चढ़ाई होती है वो पूरी की है, यानी पूरी 6 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ी है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यानी 14th में ये स्लिप नहीं होगी, 14th वाले में ये स्लिप नहीं हुई है। ध्यान देना, 14th वाले में ये स्लिप नहीं हुई है। ये बात आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी। यहाँ तो मैंने केवल ये एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे ये वैल्यू रख दी है, तो ये सभी पे एप्लीकेबल होगा। तो चलिए यहाँ पर अब निकाल लेते हैं। सबसे पहले आपका ए वाले का प्रयास जो है ये निकाल लेते हैं। तो ए वाले का प्रयास आप कुछ इस तरह से रहेगा, 39 यानी 40 में से 39 प्रयास जो रहे हैं वो कितने रहे हैं? 5 सेंटीमीटर के रहे हैं। 5 सेंटीमीटर के हिसाब से चढ़ी है, प्लस एक प्रयास जो रहा है वो 6 सेंटीमीटर का रहा है, क्योंकि अंतिम टाइम पर ये फिसली नहीं है। तो ऐसे करके ये जो दूरी निकल कर आ जाएगी यहाँ पर कितनी आ जाएगी? ये आपकी आ जाएगी 201 सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा 201 सेंटीमीटर, यानी एक खंबे की जो लंबाई है वो 201 सेंटीमीटर है। बी खंबे की देख लेते हैं, ठीक है। बी का भी यही होगा। 39 प्रयासों में क्या किया है? 39 प्रयास में ये 4 सेंटीमीटर चढ़ी है,
और अंतिम में पूरा चढ़ी है, अंतिम में 1 गुणा 7। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू प्राप्त होगी 163 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप अब कौन सा बचा, डी वाला बचा, डी वाले का भी निकाल लीजिए। डी वाली भी क्या है, 39 प्रयास जो रहे हैं इसके वो रहे हैं 4.5 सेंटीमीटर के, 4.5। अंतिम वाला क्या है, पूरा रहा है, ठीक है। तो 1 गुणा 6.5, जब आप इसका मल्टीप्लाई पूरा करेंगे तो ये आपको वैल्यू प्राप्त होगी 182 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान देना, यहाँ पे पूछा गया है सबसे छोटा खंबा कौन सा है, तो सबसे छोटे खंबे की ऊंचाई क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बी वाला खंबा जो है यहाँ पर सबसे छोटा खंबा है, 163 सेंटीमीटर का है, तो यही आपका आंसर है। आंसर है आपका बी वाला 163 सेंटीमीटर। 64वां प्रश्न है अब आपका, अधिकार नागरिक के वास्तविक विकास के लिए अपरिहार्य सामाजिक कल्याण की कुछ हितकारी दशाएं हैं। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सी अधिकारों की सही व्याख्या है। पहला, अधिकारों का उद्देश्य केवल वैयक्तिक कल्याण है, नहीं। जो अधिकार हैं उनका उद्देश्य वैयक्तिक कल्याण तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सामाजिक कल्याण भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है इसमें, क्योंकि सामाजिक कल्याण यहाँ पे दिया हुआ है। अधिकारों का उद्देश्य केवल सामाजिक कल्याण है, केवल नहीं आ सकता है, क्योंकि केवल कठोरता लाता है, यानी विकास भी करना है और सामाजिक कल्याण भी करना है, तो बी वाला भी नहीं होगा। अधिकारों का उद्देश्य वैयक्तिक कल्याण और सामाजिक कल्याण दोनों है, हाँ ये वाला बिल्कुल सही है। अधिकारों का उद्देश्य क्या है, वास्तविक विकास के लिए ये सामाजिक कल्याण की कुछ हितकारी दशाएं हैं, ठीक है। नागरिक के वास्तविक विकास के लिए इसका मतलब क्या है, वैयक्तिक कल्याण भी करना है इनको और सामाजिक कल्याण, दोनों यहाँ पर निहित हैं इसमें। तो यहाँ पर सी वाला ज़्यादा सही है। डी वाला है अधिकारों का उद्देश्य सामाजिक कल्याण के बिना वैयक्तिक कल्याण है, ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आंसर होगा 64 का सी वाला। 65वां प्रश्न है आपका, 52 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 15 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के नाम हटा देने के बाद योग्यता क्रम की एक सूची बनाई गई, जिसमें रमेश का स्थान ऊपर से 22वां है, नीचे से उसका स्थान कौन सा है। यानी कि यहाँ पर जो टोटल पास कैंडिडेट कितने हैं, टोटल पास का मतलब क्या हुआ है, कितने आपके स्टूडेंट हैं, इसमें से फेलियर आप निकाल देंगे तो टोटल पास पता चल जाएंगे। यानी 52 स्टूडेंट हैं, 52 में से 15 फेल हो गए, तो आपके कितने पास वाले बचे, यानी कितने उत्तीर्ण वाले बच्चे बचे। यहाँ पर 52 में से 15 घटाएंगे तो आपको यहाँ प्राप्त होगा 37, यानी 37 बच्चे यहाँ पर आपके जो हैं ये पास हुए हैं, ठीक है। अब इनमें से बात हो रही है, यहाँ पर इनमें से ये बात हो रही है कि यहाँ पर एक क्रम बनाया गया, यानी कि यहाँ बोला गया है कि ये अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के नाम हटा देने के बाद योग्यता क्रम की एक सूची बनाई गई है इस तरह से, ठीक है। ऐसे एक सूची बनाई गई है जिसमें जो रमेश है, यानी कि ये आपकी सूची है स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, तो रमेश जो है इसका स्थान ऊपर से 22वां, यानी यहाँ से रमेश का स्थान यहाँ कहीं है, 22वां स्थान है, 22 है, ये रमेश आपका जो है 22वें स्थान पर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इससे आगे कितने बच्चे हैं, इससे आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक 21 बच्चे यहाँ होंगे, इससे आगे रहे रमेश से आगे 21 बच्चे होंगे, पीछे भी यहाँ पर आप निकालेंगे। अब यहाँ पे पूछा गया टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल आपके ये बच्चे जो हैं ये 37 बच्चे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बच्चे टोटल हैं आपके ये कितने हैं, 37 हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि पिछले स्थान से अंतिम स्थान से उसका स्थान कौन सा है, नीचे से या पिछले स्थान से। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका जो रमेश का स्थान कैसे निकलेगा, 37 माइनस 22 प्लस 1। प्लस 1 हम क्यों करते हैं उसका भी रीजन मैं दूंगा। देखिए यहाँ पर अगर आप इसको अगर घटाएंगे तो आपका 16 आ जाएगा आंसर। प्लस 1 इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप 37 में से 22 अगर घटा दें तो आपको ये वाला स्थान प्राप्त होगा, 23वां स्थान प्राप्त होगा, ठीक है, ना कि रमेश वाला। यानी आपको ये यहाँ से अगर आप 37 में से अगर 22 घटा देंगे तो आपको यहाँ तक के जो बच्चे हैं इनकी काउंटिंग पता चल जाएगी। अब चूंकि पूछा गया है रमेश को मिलाकर पूछा गया है, इसलिए हम यहाँ पर एक को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 37 माइनस 22 प्लस 1, तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया 16, यानी कि रमेश जो है नीचे से उसका स्थान 16वां है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सी वाला। 66वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, a प्लस बी का अर्थ a b का पुत्र है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो a प्लस बी है इसका मतलब क्या है, एक a जो है यहाँ पर ये इसका जो अर्थ बताया गया है कि a जो है वो b का बेटा है, ठीक है। यानी कि यहाँ उल्टा साइन लग गया, ये यहाँ पे मिटा देता हूँ मैं इसे। यानी कि ये जो कह रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है कि a जो है आपका वो b का बेटा है, सन, ठीक है। आगे है a माइनस बी का अर्थ है a b की पत्नी है।
यानी कि a माइनस बी का जो अर्थ है वो बताया गया है कि a जो है ये b की वाइफ है, यानी कि a जो है वो b की वाइफ है, ये यहाँ पे अर्थ बताया गया। तो p प्लस आर माइनस क्यू का क्या अर्थ है? p प्लस आर माइनस क्यू का अर्थ आपको पता लगाना है। तो चूंकि ये जो है यहाँ पर a प्लस बी का मतलब क्या हुआ कि a जो है वो b का बेटा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, p जो है, ठीक है, ये r का बेटा है। p जो है किसका, ये r का बेटा है, सन है, ठीक है। यहाँ पर ये आप समझ गए होंगे आप। इसी तरह से आप यहाँ पर ये वाला निकाल लें, जो यहाँ पर r है ये किसकी, ये q की पत्नी है, r जो है ये q की वाइफ है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जब यहाँ पर q और r जो है हस्बैंड वाइफ हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो सन है यहाँ पे p, ये q का भी सन होगा, q का भी होगा ये, ठीक है। r का तो है ही है बेटा, यानी पत्नी का दोनों का ही तो बेटा होगा। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि a p का पुत्र है, नहीं, पहला वाला बिल्कुल गलत है यहाँ पर। सेकंड है q p की पत्नी है, q p की पत्नी नहीं है, तो ये b वाला भी गलत है। q p का पिता है, हाँ बिल्कुल सही है, यानी कि r और q पत्नी है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर q जो है वो p का पिता है, तो यहाँ पर आंसर है 66 का c वाला। 67वां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर, गोपाल ने एक सेल फोन खरीदा और उसे 10% लाभ उठाकर राम को बेच दिया। बाद में राम उसे वापस गोपाल को 10% हानि उठाकर बेच देना चाहता है। यदि गोपाल इसके लिए सहमत हो तो उसकी स्थिति क्या होगी? तो चलिए हम मान लेते हैं जो गोपाल का जो फ़ोन था, यानी मान लीजिए गोपाल ने जो फ़ोन लिया था उसकी वैल्यू कितनी थी, 100 रुपीज़ थी। यहाँ पे अपनी ओर से हमने मान लिया है। तो यहाँ पे पहली सिचुएशन में ये है कि भाई गोपाल के पास फ़ोन है, ठीक है, और जिसकी वैल्यू कितनी है, 100 है, ठीक है। अब ये किसको दे देता है, राम को दे देता है। किसने, 10% कीमत पर, 10% प्रॉफिट के साथ, यानी 10% यहाँ पर प्रॉफिट के साथ ये इसको दे देता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अगर 10% प्रॉफिट के हिसाब से देगा तो 100 का 10% क्या होता है, 10 ही होता है। तो यहाँ पर कितना हो गया, यानी 110 का इसने किसको, राम को दिया है। अब आगे सुनना, राम जो है, राम इस फोन को रखता नहीं है, राम पुनः गोपाल को इसको बेच देने के लिए आग्रह करता है, कहता है कि हम 10% घाटे के साथ आपको लौटा दे रहे हैं। तो राम ने यहाँ पर कितना घाटा उठाया, 10% का उठाया। 110 का अगर आप 10% निकालेंगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 11, यानी कि राम जो है गोपाल को पुनः ये फ़ोन कितने में भी देगा, ये देगा आपका 99 में। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, इसने कितना घाटा उठाया यहाँ पर, -10% का, ठीक है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें, राम जो गोपाल का मूल रूप से कीमत कितनी थी, 100 रुपये थी, लेकिन बाद में इसने क्या किया, 110 का राम को बेच दिया, और पुनः राम ने क्या है, इसको 99 का बेच दिया। तो यहाँ पर इसको लाभ कितने का हुआ, यहाँ पर लाभ इसको जो हुआ 1% का हुआ, 1 रुपये का तो हुआ, यानी कि 1 रुपये का मतलब क्या हो गया, 1% का यहाँ पे इसे प्रॉफिट हुआ। तो यदि गोपाल इसके लिए सहमत हो तो उसकी स्थिति क्या होगी, 1% लाभ की, लाभ 1%। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सी वाला, लाभ 1% उसे लाभ हुआ। 68वां प्रश्न है अब आपका, मान लीजिए कि 9 व्यक्तियों का जो औसत वजन है कितना है, 50 किलोग्राम है। यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है वो ये कहा गया है कि 9 पर्सन है, और इनका जो एवरेज है, एवरेज वेट है वो कितना है, बताया गया है 50 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इनका जो आपका टोटल वेट कितना होगा, 9 × 50, तो ऐसे करके टोटल आपका निकल आएगा 9 × 50। तो आपको पता चल गया कि इनका टोटल वेट है सबका मिलाकर 450 किलोग्राम। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे बोला गया कि प्रथम 5 व्यक्तियों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। प्रथम 5, यानी जो प्रथम 5 हैं आपके, इनका जो एवरेज है, प्रथम 5 का जो एवरेज है वो बताया गया है। आपको कितना बताया गया है, कितना है ये, 45 किलोग्राम। इसका मतलब क्या है, इसका भी आप वो निकाल लीजिए यहाँ पर टोटल। इसका टोटल जब आप निकालेंगे, प्रथम 5 का जो टोटल निकालेंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसका टोटल आप जो करेंगे तो 5 × 45, यानी कि यहाँ पर आप इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू प्राप्त होगी यहाँ पर 225। इसी तरह से यहाँ पर जो अंतिम 5 व्यक्ति हैं इनका भी निकाल लीजिए आप, यानी लास्ट के 5 अंतिम 5 व्यक्ति, इनका एवरेज कितना बताया गया है, यानी कि जो अंतिम 5 व्यक्ति हैं, अंतिम 5, इनका एवरेज बताया गया है आपको 55, एवरेज बराबर 55 बताया गया, 55 किलोग्राम। तो इनका भी टोटल आप निकाल लीजिए। तो इनका टोटल कितना हो गया यहाँ पर इनका टोटल अगर आप निकालेंगे यहाँ पर, ये आपका हो गया 5 × 55 बराबर कितना हो गया,
275 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है आपको? वैसे मैंने तो डायरेक्ट भी निकाल सकता था, लेकिन यहाँ तक आपको समझाने के लिए पूरा लिख लिख के बता रहा हूँ यहाँ पर। तो 225 किलोग्राम हो गया। अब ये पूछा गया 5वें व्यक्ति का वजन क्या होगा, यानी कि हमें जो 5th पर्सन का जो वेट है, यानी जो 5th पर्सन है उसका वेट ज्ञात करना है, 5th पर्सन के बारे में निकालना है। तो 5th पर्सन का वेट कैसे निकालेंगे? जो यहाँ पर हमें प्रथम 5 और औसत 5 व्यक्ति दिए हुए हैं, इनके वेट को हम यहाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, और जो 9 व्यक्तियों का सम्मिलित रूप से जो वेट है ना, टोटल वेट, इसको इसमें से घटा देंगे, तो हमें 5वें व्यक्ति का यहाँ पर वेट पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यानी इन दो को जोड़ दिया हमने, प्रथम 5 और अंतिम 5 को, तो 225 प्लस 275 माइनस, अब जो पूरा सम्मिलित रूप से 9 पर्सन है, इनको हम यहाँ पे घटा दें, इनके वेट को घटा देते हैं, टोटल वेट को, ये 450। जब आप इसको करेंगे तो ये आपका 500 माइनस 450, आपका आंसर आ जाएगा 50 kg। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपका 5th पर्सन है, इसका वजन आपका कितना है, 50 किलोग्राम है। तो आंसर है 68 का सी वाला। 69वां प्रश्न है अब आपका, 6 स्त्रियों के एक समूह में 4 जो है आपकी टेनिस की खिलाड़ी हैं, 4 जो है आपकी समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं, एक आपकी जो है ये वाणिज्य में स्नातकोत्तर है, 3 जो है यहाँ पर ये क्या है, बैंक एम्प्लॉई हैं, बिमला और कमला जो है बैंक कर्मचारी हैं, जबकि अमला और कोमला जो है बेरोजगार हैं आपके। कोमला और निर्मला जो है टेनिस की खिलाड़ी हैं। अमला, कमला, कोमला और निर्मला समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं, जिनमें से 2 बैंक एम्प्लॉई हैं। यदि श्यामला जो है ये क्या है, वाणिज्य में स्नातकोत्तर है, तो इनमें से कौन टेनिस की खिलाड़ी और बैंक कर्मचारी दोनों हैं? देखिए, बड़ा आसान सा प्रश्न है, लेकिन आसान तब होगा जब आप इसको टेबल फॉर्म में यहाँ पर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी टेबल फॉर्म बना लेते हैं। एक तो आपका टेनिस को हमने टी से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, 10 लिख दिया। इसके अलावा आपका सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियो डाल दिया, सोशियो ग्रेजुएट पूरा नहीं लिखेंगे, सोशियो डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, वाणिज्य का मतलब क्या हो गया, कॉमर्स। ठीक है, कॉम लिख दिया यहाँ पे, कॉमर्स। इसके अलावा ये बैंक डाल दिया हमने। अब इनके जो ये तो हो गए ऊपर, अब यहाँ पर इन सबके नाम डाल देते हैं साइड से, क्या क्या नाम है वो नाम यहाँ पर लिख देते हैं। बिमला नाम, यानी कि आपका एक बिमला है यहाँ पर। इसके बाद आपकी कौन है यहाँ पर, कमला है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आपका कौन बचा, कमला के बाद यहाँ पर आया अमला आ गई आपकी। ठीक है, ये अमला हो गई। अमला के बाद आपका जो है कोमला है, ये कमला है। ठीक है, ये आपकी कोमला हो गई आपकी। और फिर कौन बचा यहाँ पर, निर्मला, और यहाँ पर आपकी श्यामला बची हैं, यानी कि ये आपकी निर्मला हो गई। और अंतिम जो है आपकी ये श्यामला। ठीक है, देखिए एग्जाम में आपको थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, लेकिन प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप टेबल मेथड अपनाते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको यहाँ पर आप फिल कर लेते हैं। बिमला और कमला बैंक कर्मचारी हैं, यानी कि बिमला और कमला जो है आपकी ये वाली, ये बैंक एम्प्लॉई हैं, तो इनके सामने बैंक के सामने टिक लगा दिया। जबकि अमला और कोमला बेरोजगार हैं। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर एक टेनिस का खिलाड़ी है, एक सोशियोलॉजी में ग्रेजुएट है, कॉमर्स में ग्रेजुएट है। बेरोजगार का मतलब क्या है कि ये बैंक में जॉब नहीं करती हैं। तो यहाँ पर अमला और कोमला जो हैं, इनके आगे हम बी लिख दे रहे हैं, यानी कि ये बैंक में जॉब नहीं करती हैं, ये बेरोजगार हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको। आगे बोला गया कोमला और निर्मला टेनिस की खिलाड़ियों में से हैं। कोमला और निर्मला, यानी ये आपकी कोमला है और ये आपकी निर्मला है, ये टेनिस की खिलाड़ियों में से है। अमला, कमला, कोमला और निर्मला, यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं अमला, कमला, कोमला और निर्मला समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं। तो अमला, कमला, निर्मला और कोमला ये समाजशास्त्र में आपकी क्या है, स्नातकोत्तर हैं, जिनमें से 2 बैंक कर्मचारी हैं। अब देखिए ध्यान देना, चूंकि कमला तो ऑलरेडी बैंक में है यहाँ पर, इसके अलावा 2 जो हैं आपकी अमला और कोमला, ये तो बेरोजगार हैं। बचा कौन, निर्मला। तो यानी निर्मला यहाँ पर क्या है, एक बैंक कर्मचारी है। यदि श्यामला वाणिज्य में स्नातकोत्तर है, यानी श्यामला जो है ये कॉमर्स में स्नातकोत्तर है, तो इनमें से कौन टेनिस
की खिलाड़ी और बैंक कर्मचारी दोनों हैं, यानी तो इनमें से कौन, टेनिस की खिलाड़ी और बैंक कर्मचारी दोनों हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर अगर आप इसको देखते हैं तो आप ये पाते हैं यहाँ पर ये निर्मला जो है ये आपकी टेनिस की खिलाड़ी भी है, ठीक है। इसके अलावा सोशियोलॉजी में ग्रेजुएट भी है, इसके अलावा ये बैंक की एम्प्लॉय भी है। तो यही आपका आंसर है यहाँ पर आपका आंसर होगा आपका यहाँ पर, यानी कि कौन सा, निर्मला। तो आंसर है आपका सी वाला, सॉरी यहाँ पर आंसर होगा आपका सी वाला, 69 का सी। 70वां प्रश्न है अब आपका, P बराबर A का 40% प्लस B का 65% तथा Q बराबर A का 50% प्लस B का 50%, जहां A B से बड़ा है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए इसके हमें केस बनाने पड़ेंगे, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस। फर्स्ट केस में वैल्यू कुछ अलग लेंगे, सेकंड में अलग कुछ लेंगे, थर्ड में कुछ अलग लेंगे। तो हम यहाँ पर एक फर्स्ट केस लेके चलते हैं, जो बात यहाँ पे कही गई है वो फर्स्ट केस के उसके अकॉर्डिंग जो बनेगा वो बना लेते हैं। तो यहाँ बोला गया है A B से बड़ा है, यानी A B से बड़ा है, तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर A बराबर जो है आपका क्या है 100 है, और B बराबर जो वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं वो क्या कर लेते हैं यहाँ पर 99 है, ठीक है। ये हमने कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पर क्या इक्वेशन कैसी बनेगी, इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, यहाँ पर बना लेते हैं। P बराबर क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा 100 का 40%, यानी 100 to 40% प्लस 99, यानी कि जो B है 99 है, तो यहाँ पे यही तो है, B का 65%, तो 99 इंटू 65%, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने तो सॉल्व कर लिया है, इसका सॉल्व आप जब करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, 40 आ जाएगा, 100 का 40% क्या हो गया, 40 ही तो होगा, प्लस 99 का 65% अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 64.35। फाइनल आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी यहाँ पर आपको 104.35, यहाँ लिख देता हूँ 104.35, ठीक है। ये वैल्यू आपको जो है प्राप्त 104.3 की वैल्यू यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ये प्राप्त हो जाएगी 104.35 की वैल्यू ऐसे प्राप्त हो जाएगी। ये तो P का सॉल्व कर लिया इक्वेशन आपने, अब Q वाले में वैल्यू रखे भी सॉल्व कर लीजिए। तो Q बराबर क्या था आपका, यानी कि ये तो P का हो गया, Q बराबर A का 50%, यानी कि 100 का 50% प्लस B का 50%, यानी 99 का 50%, ठीक है, इंटू 50%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 50 आ जाएगा, ये कितना आएगा 99 का 50% जब निकालेंगे हम 49.5 आ जाएगा। इसको जोड़ने पर आपको कितना प्राप्त होगा, 99.5 प्राप्त होगा। अब देखिए ध्यान देना, यहाँ पर आपको फर्स्ट केस में जो हमने वैल्यू ली थी उस वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ हमें पता चल रहा है कि जो P है, जो आपका P है वो Q से बड़ा है, वो Q से बड़ा है, क्योंकि P की वैल्यू निकल रही है आपकी कितनी 104 और Q की निकल रही है यहाँ पे 99। इसका मतलब क्या हुआ, P Q से बड़ा है। फर्स्ट केस आपका कुछ इस तरह से हो गया। सेकंड केस इसका एक लेकर चलते हैं, यानी तो फर्स्ट केस हो गया। अब आपका जो सेकंड केस है वो भी हम देख लेते हैं, सेकंड केस क्या बनेगा। तो सेकंड केस में यहाँ पर हम इसकी जो वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि A जो है हमेशा बड़ा रहेगा B से, तो यहाँ पर सेकंड केस में इसकी वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। A बराबर क्या है, हम A बराबर अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर 100, और B बराबर कर लेते हैं हम क्या अज्यूम, यहाँ पर कर लेते हैं 50, ठीक है। तब क्या बनेगा वो भी देख लेते हैं निकाल कर, तो आपको इससे डाउट यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर P की जो इक्वेशन है उसमें वैल्यू रखी है 100, यानी कि 100 का जो है आप क्या करेंगे 40%, प्लस यहाँ पर जो 50 है, 50 का कितना, 50 का जो 65% आपको करना है 65%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा आपका 32.5। फाइनल जो P की वैल्यू आपको प्राप्त होगी वो होगी 72.5। ठीक इसी तरह से Q का निकालेंगे आप, तो Q का क्या रखेंगे यहाँ पर, यानी कि A आपका 100 हम लेकर चले हैं, B 50 लेकर चले हैं, तो रखिए आप, यानी कि 100 का 50% जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग 100 इंटू 50%, ठीक है, प्लस आगे बोला गया है, यानी कितना है 50 है B, तो B का कितना लेंगे 50 का 50%, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका 100 का 50 क्या आ गया 50, 50 का 50% यानी 25, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 75। यानी कि आप इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पर इस केस में आपको पता चल रहा है जो Q की वैल्यू है वो ज़्यादा निकल रही है, जो Q की वैल्यू है वो P से ज़्यादा आ रही है, यानी कि यहाँ पर P से ज़्यादा किसकी वैल्यू है, Q की वैल्यू आ रही है।
ठीक है, एक सेकंड केस आपका ये हो गया। एक थर्ड केस और बन जाएगा इसमें। थर्ड केस में भी मैं आपको बनाकर दिखा दे रहा हूँ। हालांकि एग्जाम में आप जो है इस तरह के प्रश्नों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक टाइम टेकिंग प्रश्न है, क्योंकि इतना दिमाग वहाँ पर नहीं लगाना पड़ता है कि भाई कितनी वैल्यू आएगी क्या नहीं आएगी, ना कैलकुलेशन करने का समय होता है। तो वहाँ पर आप अगर अनुमान आपका लग रहा है एक इक्वेशन में या दूसरी इक्वेशन में, उतना ही निकालिए, उससे ज़्यादा मत निकालिए। तो यहाँ पर हम अगली सिचुएशन एक थर्ड केस में मान के चलते हैं कि a बराबर 150 है और b बराबर जो इसकी वैल्यू है वो 100 है। एक अगले केस में हम ये मान लेते हैं। तब इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, तो आपकी p बराबर कितना हमें लेना है, p बराबर आपका बनेगा 100 का, सॉरी 150 लेके चले हैं तो 150 का कितना बनेगा 40%, 150 गुणा 40% प्लस b का कितना बनेगा, b आपका 100 है तो 100 का आपको कितना लेना है 65% लेना है, 65%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका कुछ इस तरह से 60 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 65, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 125। इसी तरह से Q का भी इक्वेशन कर लीजिए सॉल्व। Q का कितना लेना है हमें, यानी 150 का हमें कितना लेना है, 150 का हमें लेना है 50%, 150 इंटू 50% प्लस यहाँ पर क्या है 100 का 50%, 100 इंटू 50%। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 75 प्लस 50, यानी कि ये भी आ जाएगा आपका 125। कहने का मतलब क्या है कि तीसरी सिचुएशन में यहाँ पर P जो है आपका लगभग Q के बराबर आ रहा है, P इक्वल टू Q। तो इस हिसाब से अगर आप देखें इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, P Q से बड़ा है, बिल्कुल नहीं। Q P से बड़ा है, ये भी नहीं हो सकता। P Q के बराबर है, ये भी नहीं हो सकता। उपयुक्त में से कोई भी निष्कर्ष निश्चित रूप से नहीं निकाला जा सकता। यही आपका सही आंसर है। तो आंसर होगा आपका डी वाला। 71वां प्रश्न है अब आपका, एक घड़ी हर 24 घंटे में 2 मिनट धीमी हो जाती है, जबकि एक दूसरी घड़ी हर 24 घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है। यानी एक धीमी हो रही है 2 मिनट और एक 2 मिनट तेज हो रही है। एक विशेष क्षण पर दोनों घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं, यानी एक कोई ऐसा मूवमेंट आता है कि दोनों घड़ियां जो है एक ही समय दिखाती हैं। यदि 24 घंटों वाली घड़ी का अनुसरण करें तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यानी हम यहाँ पर कहा गया है अगर 24 घंटों वाली जो घड़ी है इसका अनुसरण करें तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही है। मतलब यहाँ पर समझ लेते हैं, जो हम यहाँ पर पहली वाली जो घड़ी है इसको ए मान लेते हैं, दूसरी वाली घड़ी को हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो जो आपकी ए वाली घड़ी है ये 24 आवर में कितनी धीमी हो जाती है, 2 मिनट यहाँ पर धीमी हो जाती है, 2 मिनट यहाँ पर इसमें यानी धीमी हो जाती है, माइनस कर हो जाती है। आपकी जो बी वाली घड़ी है वो कितनी तेज हो जाती है, 24 आवर में, यानी कि एक दिन में ये आपकी 2 मिनट ज़्यादा तेज हो जाती है, 2 मिनट फास्ट हो जाती है, यानी कि प्लस हो जाता है 2 मिनट टाइम। अगर दोनों के डिफरेंस की बात करें, घड़ी ए और घड़ी बी के, तो इनका डिफरेंस कितना आया, ये डिफरेंस आया 4 मिनट का। और 4 मिनट का डिफरेंस कितने में क्रिएट हो रहा है, यानी 4 मिनट का जो डिफरेंस है आपका, ये आपका 24 आवर में क्रिएट हो रहा है। 24 घंटे में ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कितना, 4 मिनट का। यानी कहने का मतलब क्या है, आपका जो एक दिन का जो यानी कि 4 मिनट का डिफरेंस जो है आपका, ये एक दिन में क्रिएट हो रहा है। 4 मिनट का जो डिफरेंस है आपका कितने में क्रिएट हो रहा है, 1 डे में क्रिएट हो रहा है। समझ रहे हैं आप। अगर मान लेते हैं जो 60 मिनट का डिफरेंस है, 60 मिनट का डिफरेंस कितने दिनों में क्रिएट होगा, भाई ये 4 मिनट का डिफरेंस तो है आपका जो है 1 मिनट में क्रिएट हो रहा है, यहां तक बात आपको क्लियर है। तो 60 मिनट का जो डिफरेंस है वो कितने में क्रिएट होगा, तो 60 मिनट के लिए निकाल लीजिए आप। 60 मिनट का जो डिफरेंस है, 60 मिनट डिफरेंस, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यानी कि ये 1/4 इंटू 60, तो यहां पर हो गया 1/4 इंटू 60, सॉरी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 15, यानी 15 डेज, यानी कि 60 मिनट का डिफरेंस जो है 15 दिन में क्रिएट होगा। अब देखिए ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज पे आप ध्यान देना। यहाँ बोला गया है यदि 24 घंटों वाली घड़ी का अनुसरण करें, कहने का मतलब क्या है कि 24 घंटे के बाद ये दोनों घड़ियां एक ही समान समय दिखाएंगी। तो यहाँ पर 60 मिनट का जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो 15 दिन में क्रिएट हो रहा है, तो 24 घंटे का जो डिफरेंस होगा वो कितने दिन में क्रिएट होगा, ये पूछा गया है। भाई यहाँ पर जो एक दिन में 4 मिनट का हो रहा है, 60 मिनट होने में कितना समय लग गया, यानी कि यहाँ पे 15 दिन का समय लग गया। तो 24 घंटे का जो घड़ी का अनुसरण है, 24 घंटे की घड़ी का अनुसरण करना है इन्हें, तभी इनका तो समय समान हो पाएगा, तभी तो इनकी सुइयाँ समान हो पाएंगी। तो यहाँ पर इनको कितने दिन लगेंगे, अगर 24 आवर की बात करें यहाँ पर, या 24 आवर की हम बात करें, ठीक है, तो 24 आवर का जो डिफरेंस क्रिएट होने में इनको जो समय लगेगा वो आप कर लीजिए यहाँ पर, 24 इंटू कितना, यानी कि यहाँ पर 60 मिनट का हो रहा है, यहाँ पर कितना 15 दिन में हो रहा है, तो 24 इंटू 15, आपका यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा 360 डेज। यानी कहने का मतलब ये 360 दिन के बाद दोनों घड़ियों की जो सुइयाँ हैं वो एक बराबर आ पाएंगी,
यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है, ठीक है। यानी 24 आवर का जो डिफरेंस है बोला गया है यहाँ पर, तो वही बताया गया है कि 24 घंटे का जो डिफरेंस जो दूर होगा वो आपका 360 दिन बाद दूर होगा। दोनों घड़ियाँ फिर उसके बाद एक समान समय दिखाएंगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है, 30 दिन पूरे होने पर दोनों घड़ियाँ फिर एक ही समय दिखाती हैं, गलत है। 90 दिन पूरे होने पर दोनों घड़ियाँ फिर एक ही समय दिखाती हैं, ये भी गलत है। 120 दिन पूरे होने पर दोनों घड़ियाँ फिर एक ही समय दिखाती हैं, ये भी गलत है। उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं, तो ये वाला आपका सही है। तो आंसर है आपका डी वाला। 72वां प्रश्न है अब आपका, किसी शहर में 12% परिवार जो हैं एक वर्ष में 30,000 रुपये कम कमाते हैं, 6% परिवार एक वर्ष में 2 लाख रुपए से अधिक कमाते हैं, 22% परिवार जो हैं एक वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक कमाते हैं, और 990 परिवार जो हैं एक वर्ष में 30,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए के बीच कमाते हैं। कितने परिवार एक वर्ष में 1 लाख रुपए से 2 लाख के बीच में कमाते हैं, ये पूछा गया है। यानी कि यहाँ पर हमें एक जो वैल्यू दी हुई है वो 990 परिवारों की दी हुई है, नंबर में दी हुई है, और बाद बाकी परसेंटेज में दी हुई है। और बाद में पूछा गया है कि इस रेंज में 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए की रेंज में कितने लोग आते हैं, ये हमसे नंबर में फिगर पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको जो है क्या करेंगे, एक स्केल पर, यानी कि समझने में आसानी हो जाएगी आपको। हम यहाँ पर मान लेते हैं किसी शहर की जो जनसंख्या है वो आपकी 100% है। यानी हमने ये पता है हमें कि किसी शहर की जो जनसंख्या है, जो भी हो, 100% जनसंख्या है, 100% पॉपुलेशन है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक स्केल खींच लेते हैं, और उस स्केल पर ये जो वैल्यू दी हुई है वो दर्शाते जाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर पहली वैल्यू दी हुई है, किसी शहर में 12% परिवार जो है एक वर्ष में 30,000 रुपये से कम कमाते हैं। यानी 30,000 से कम कमाने वाले परिवारों की संख्या कितनी है, 30K से कम कमाने वाले परिवार कितने हैं आपके, 12% है। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे बोला गया कि 6% परिवार जो है वर्ष में 2 लाख से अधिक कमाते हैं। यानी कि 2 लाख से ज़्यादा कमाने वाले जो परिवारों की संख्या कितनी है, 6% है। 22% परिवार जो हैं आपके एक वर्ष में 1 लाख से अधिक कमाते हैं। अब देखिए इस पर ध्यान देना आप, यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि 1 लाख से अधिक कमाने वाले परिवारों की संख्या कितनी है, 22% है। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि 1 लाख से 2 लाख के बीच वालों की संख्या 22% है, नहीं, यहाँ से लेकर, यानी कि ये यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक, ये संख्या 22% है, जिसमें कि आपके ये 6% भी शामिल हो जाते हैं, जिसमें कि आपका ये 2 लाख वाले भी इसमें शामिल हो जाते हैं। अगर आप इस वाले पोर्शन की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं कि भाई 1 लाख से 2 लाख के बीच में कितने लोग हैं, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये वाले पोर्शन की, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 16%। ठीक है, यानी 22 में से 6 घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 लाख से 2 लाख के बीच में 16% लोग हैं। और अगर सम्मिलित रूप से देखें 1 लाख से ऊपर के, तो ये आपके 22% लोग हैं। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। अब हमें जो वैल्यू बताई गई है, ये कहा गया है कि 990 परिवार जो है एक वर्ष में 30 लाख से 1 लाख के बीच में कमाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो इस रेंज की जो वैल्यू हमें बताई गई है वो 990 फैमिली में बताई गई है, ये परसेंटेज में नहीं बताई गई है, बल्कि ये बताई गई है 990 कितनी है आपकी फैमिली है यहाँ पर, ये हमें बताया गया है। तो सबसे पहले तो इस पोर्शन की परसेंटेज निकाल देते हैं, कितना परसेंट पोर्शन बचा हुआ है ये वाला। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सिंपली, यानी पूरा स्केल कितना क्या है, पूरा हमने जनसंख्या मानी है 100% जनसंख्या लेके चले हैं। 100% में से बाद बाकी जो है, यानी ये 12% और ये 22% जो है आपका स्केल में बचा हुआ जो है आपका, इनको इसमें से घटा देंगे। यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, 12% प्लस आपका कितना है 22%, तो हम यहाँ पर इसको इसमें से 100 में से घटा देंगे, तो हमें इस पार्ट की वैल्यू पता चल जाएगी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितने परसेंट है। यानी 1 लाख से 2 लाख वाला पोर्शन है कितने परसेंट है, तो 100% माइनस ये कितना हुआ, ये आपका 34% हुआ ये वाला। जब आप इसको इससे घटाएंगे तो आपका आ जाएगी वैल्यू 66%। यानी कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है, यानी ये जो पोर्शन है आपका, ये कितना है 66% है। अब देखिए सवाल देखिए, यहाँ पर ये हमें ये वाली जो वैल्यू है इसके पर्सन की संख्या बता दी गई है कि 990 परिवार है। यानी कि मतलब ये है कि 66% लोग बराबर कितना है, ये 990 फैमिली के बराबर है। 66% जो है आपका 990 फैमिली के बराबर है। ध्यान देना, 66% जो है आपका 990 परिवारों के बराबर है। यानी कि ये बोला गया है 990 परिवार एक वर्ष में 30,000 रुपये से 1 लाख रुपये के बीच कमाते हैं, और हमें पता है 30,000 से 1 लाख के बीच वाली परसेंटेज कितनी है, 66% है। परिवार कितने हैं, 990 परिवार है। यानी मतलब ये हुआ 66% आपके 990 परिवारों के बराबर है। अब पूछा गया है हमसे, यानी हमसे जो वैल्यू पूछी गई है कि ये 1 लाख से 2 लाख के बीच में, यानी कि ये पोर्शन की वैल्यू पूछी गई है, यानी 16% लोग कितने के बराबर है, ये पूछा गया है। तो आप यहाँ पे निकाल लीजिए, 1% बराबर कितना हो गया, 1% बराबर आपका हो गया 990 अपॉन 66 हो गया आपका। यहाँ तक बात क्लियर है। यानी कि 1% बराबर कितना हो गया, 990 अपॉन 66। 16% की अगर आपको वैल्यू निकालनी है, 16% में कितने लोग आएंगे, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर सिंपली 16% बराबर
यहाँ पर आप कर दीजिए, यानी 1% कितना है 990/66 के बराबर है, तो 16% कितने के बराबर होगा, तो आप कर लीजिए यहाँ पर 990/66 × 16, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसको काटेंगे तो ये आपका 15 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, और जब 15 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि ये आपका आ जाएगा 240। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 16% में, 1 लाख से 2 लाख में 16% में आपकी 240 फैमिली हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर 240 परिवार मौजूद हैं, तो यहाँ पर आंसर है 72 का आपका बी वाला। 73वां प्रश्न है अब आपका, एक घड़ी 1 बजे इस एक बार बजती है, 2 बजे दो बार और 3 बजे 3 बार बजती है तथा इसी प्रकार आगे इसका बजना जारी रहता है। यदि 5 बजे इसको बजने में 12 सेकंड लगते हैं तो 10 बजे से बजने में कितना समय लगेगा। देखिए थोड़ा सा अगर आप इसको लॉजिकली सोचेंगे तो इसके लिए आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ध्यान देना, 1 बजे कितना 1 बार बज रही है, 2 बजे कितने बार 2 बार बज रही है, 3 बजे 3 बार बज रही है। यहाँ पे आगे बोला गया है कि 5 बजे कितने बार बज रही है, यानी 5 बजे जो है इसको बजने में 12 सेकंड लगते हैं। 5 बजे यानी कि जो 5 जो टाइम होगा इसका 5 बजे वाला, इसको यहाँ पर बजने में 12 सेकंड का समय लगता है। अब देखिए हम लोग जानते हैं जो 10 जो बजेगा, ऑब्वियस सी बात है इसका 5 का डबल हो गया 10। भाई 10 जो है आपका, जो 5 का डबल ही तो हुआ, भाई 5 बजे का डबल ही तो हुआ 10, तभी तो आपका 10 बनेगा ये, तभी तो ये 10 होंगे। 5 का डबल ही तो हुआ 10, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 का अगर आप निकालेंगे यहाँ पर 10 का, तो 10 का निकालेंगे तो क्या होगा, 5 में 12 सेकंड लग रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 10 में कितने सेकंड लगेंगे, यहाँ पे 12 इंटू यहाँ पर 2 कर देंगे आप, तो आपका 24 सेकंड लगेंगे, यानी कि यहाँ पर आपको 24 सेकंड लगेंगे। यानी कि जब ये घड़ी 10 बजे आएगी, 10 बजे में इसको बजने में 24 सेकंड का समय लगेगा, 24 सेकंड तक ये बजेगी, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका बी वाला। तो देखिए थोड़ा सा आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना था, आपका आंसर आपके इसी प्रश्न में छुपा हुआ था। 74वां प्रश्न है अब आपका, दिए गए कथन पर और उससे अनुगमित होने वाले 2 निष्कर्षों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। यहाँ बोला गया है कि सुबह की जो मॉर्निंग वॉक होती है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर करते हैं। देखिए यहाँ पर इसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं दी गई है, जो चीज़ हमें कथन में नहीं दी गई है उसका निष्कर्ष भी नहीं निकाल सकते, तो पहला वाला तो गलत हो गया। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सुबह की सैर अनिवार्य है। यहाँ पर अनिवार्य शब्द आ गया, ध्यान देना, अनिवार्य शब्द आ गया। जरूरी नहीं है कि अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सुबह की सैर अनिवार्य ही हो, जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग क्या है सुबह नहीं जा पाते हैं, तो क्या वो स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन भी कठोरता ला रहा है, यानी यहाँ पे अनिवार्य जो शब्द है ये कठोरता ला रहा है। स्टेटमेंट यानी जो वाक्य कहा गया है वो दृढ़ तरीके से कहा गया है कि भाई अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सुबह की सैर अनिवार्य है, ये गलत है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 75वां प्रश्न है अब आपका, 13 2 अंकीय क्रमागत विषम संख्याएं हैं। यदि ऐसी प्रथम 5 संख्याओं का माध्य क्या है 39 है, तो सभी 13 लिखा हुआ है यहाँ पर, 13 संख्याओं का माध्य क्या है, तो सभी 13 संख्याओं का माध्य क्या है। देखिए यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो प्रथम 5 संख्याएं हैं, यानी कि जो प्रथम 5 हैं इनका माध्य कितना है, प्रथम 5 का माध्य बताया गया है। माध्य का मतलब बीच वाला स्थान, यानी एवरेज। प्रथम 5 का माध्य आपका कितना है 39 है। तो ऑब्वियस सी बात है प्रथम 5 संख्याएं कौन कौन सी होंगी, आप लगा लीजिए, 39 के 2 आगे होंगी और 2 पीछे होंगी, ठीक है, तभी तो 5 हो जाएंगी संख्या। प्रथम 5 का माध्य आपका 39 हो जाएगा, यानी 39 से आगे वाली कौन सी होंगी, और वो भी विषम संख्याएं हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये 37 होगी ये वाली, और ये आपकी जो है 35 होगी। विषम तो जानते होंगे जो 2 से ना कटे, और ये यहाँ पर इधर वाली कौन कौन सी हो जाएंगी 41 हो जाएगी, और इधर वाली कौन सी हो जाएगी, इधर वाली आपकी कौन सी हो जाएगी 43 हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। भाई 5 संख्याएं आपकी हो गई, यानी 35, 37, 41, 43, और बीच में आ गया इनका माध्य कितना 39 आ गया। यहाँ तक हमें दिया हुआ है कि यदि ऐसी प्रथम 5 संख्याओं का माध्य कितना है 39 है, तो सभी 13 संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब इसके आगे की 13 संख्याएं, अगर आप 13 संख्याएं लेंगे तो 13 संख्याओं में मिडिल वाला टर्म अगर आप देखें तो मिडिल टर्म जो होगा उसके 6 इधर संख्याएं होंगी, 6 इधर होंगी और 6 आपके इधर होंगी, विषम संख्याएं, ध्यान देना। और बीच में आपका एक टर्म ये वाला होगा, तो ऐसे मिलाकर आपकी कितनी हो जाएंगी 13 संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपकी 5 लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 5। इससे आगे अगर हम इसे बढ़ा दें तो कितना हो गया, ये 45 हो गया। इसके आगे वाली कौन सी हो गई, ये 47 हो गई। अब देखिए ध्यान देना, यहाँ पर आपने ये वाला नीचे वाला ये डायग्राम समझ लिया है।
हमने ये देखा है कि भाई जो 13 संख्याओं का जो बनेगा, माध्य बनेगा, वो कौन सा बनेगा, मिडिल का टर्म बनेगा, यानी बीच वाला। तो बीच वाला कौन सा हो गया, यानी कि 7वें नंबर वाला जो टर्म होगा वो इनका माध्य होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपका ये पहला टर्म, दूसरा वाला, तीसरा वाला, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, 6वां हो गया, ये 7वां हो गया। यानी कि यहाँ पर सभी 13 संख्याओं का माध्य क्या होगा, 47। यहाँ पर ये आप बात समझ में आ गई होगी, सभी 13 संख्याओं का माध्य कितना होगा, 47 होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 75 का ए। देखिए इसके लिए कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी थी, केवल रीजनिंग का प्रश्न है। लॉजिकली आप सोचेंगे तो आप अपने आप निकाल लेंगे, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की यहाँ जरूरत नहीं है। 76 से आपका 76वां प्रश्न है। 6 लड़के ए बी सी डी ई और एफ ताश का एक खेल खेलते हैं। प्रत्येक के पास ताश के 10 पत्तों की एक गड्डी है। एफ 2 पत्ते ए से उधार लेता है और 5 पत्ते सी को देता है। आगे सी 3 पत्ते बी को देता है, जबकि बी 6 पत्ते डी को देता है, जो एक पत्ता ई की ओर बढ़ा देता है। अब डी और ई के पास ताश के जितने पत्ते हैं वे निम्नलिखित में से किस समूह के पास उपलब्ध ताश के पत्तों की संख्या के बराबर हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली वही अप्रोच अपनाएंगे, टेबल वाली अप्रोच बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई और एफ, 6 व्यक्ति हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हमारे पास कितने व्यक्ति मौजूद हैं, 6 पर्सन हमारे पास मौजूद हैं। तो हम यहाँ पर लाइन ऐसे डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बोला गया है उसको हम लिखते जाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। देखिए सब पर शुरुआती रेंज में, यानी अगर पहले चरण में देखें तो पहले चरण में सबके पास समान पत्ते हैं, 10 पत्ते हैं, 10 इसके पास हैं, ए के पास है, 10 इसके पास भी होंगे, 10 सी के पास भी होंगे, 10 ही डी के पास होंगे और 10 ही ई के पास और 10 ही एफ के पास। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अब खेल स्टार्ट होता है। यहाँ बोला गया है कि एफ जो है, यानी कि यहाँ पर जो एफ वाला व्यक्ति है, ये 2 पत्ते ए से उधार लेता है, यानी कि ए से 2 पत्ते कम हो गए, ए से -2 हो गए, और एफ में यहाँ पर कितना, 2 पत्ते यहाँ पर जुड़ गए। यहाँ तक बात क्लियर है भाई, ए से इसने 2 पत्ते उधार लिए हैं तो यहाँ पर माइनस हो गए और यहाँ पर इसमें 2 जुड़ गए, और 5 पत्ते ये सी को देता है, यानी कि यहाँ पर इसने अपने में से कितने निकाल कर दे दिए, 5 पत्ते जो सी को दे दिए, यानी सी में कितना, 5 पत्ते ऐड हो गए सी के पास। ठीक है, आगे सी 3 पत्ते बी को देता है, यानी सी यहाँ से क्या करता है, अपने में से 3 पत्ते निकाल के किसको, बी को दे देता है, यानी बी के पास 3 पत्ते और पहुंच गए। ठीक है, यहाँ तक आप बात क्लियर हो गई होगी। जबकि बी 6 पत्ते डी को देता है, बी अपने में से 6 पत्ते निकाल देता है और ये किसको देता है, ये आपको डी को देता है। यहाँ तक बात समझ गए होंगे आप। डी का क्या करता है कि डी 1 पत्ता ई की ओर बढ़ा देता है, यानी अपने में से 1 पत्ता किसकी ओर, ई की ओर बढ़ा देता है, यानी इसमें अपने में से -1 कर दिया और यहाँ पर ई के पास +1 हो गया। अब डी और ई के पास ताश के जितने पत्ते हैं, यानी डी और ई के पास ताश के जितने पत्ते हैं वो निम्नलिखित में से किस समूह के पास उपलब्ध ताश के पत्तों की संख्या के बराबर है। तो सबसे पहले इनको हम निकाल लेते हैं, फाइनली कितने कितने पत्ते बचे हैं इसके पास। तो देखिए इसके पास ए के पास 8 पत्ते बचे हैं, बी के पास अगर देखें तो 10 और 3 13, और 13 में से आप 6 घटाएंगे आप तो आपको कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर सी की बात करें तो सी के पास 10 और 15, यहाँ पे अब सी के पास 12 पत्ते बचे। डी की बात करें तो डी के पास आपके जो है 15 पत्ते बचे हैं। ई की बात करें तो ई के पास 11 पत्ते रह गए हैं, और यहाँ पर एफ की बात करें तो एफ के पास कितना, 7 पत्ते बचे हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखते हैं कि जो डी और ई के पास जितने पत्ते हैं, यानी कि इन दोनों के पास जितने पत्ते हैं, इन दोनों के पास डी और ई के कितने हैं पत्ते, डी प्लस ई के जो पत्ते हैं आपके कितने हैं, ये 15 और 11, यानी 15 + 11, यानी कि कहने का मतलब कितना हो गया, इनके पास 26 कार्ड्स हैं। तो यहाँ पूछा गया है जितने पत्ते हैं वे निम्नलिखित में से किस समूह के पास उपलब्ध ताश के पत्तों की संख्या के बराबर है। तो हम समूह देख लेते हैं किनके पास बराबर है, ए बी और सी। तो ए बी सी का अगर काउंट करें कितना कितना है, ए के पास 8 है, बी के पास 7 है और सी के पास 12 है। तो कितना हो गया, 12 और 7 21 और 8 29, यानी कि ये पहला वाला ऑप्शन नहीं है। बी सी एफ, यानी बी वाला, सी वाला और एफ वाला, ये दोनों जोड़े आप, कितना हो गया, 12 7 21 और 7 यहाँ पर अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी बी सी और एफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कितना होगा, 7 और 7 आपका 14 हो गया, 14 और 10 24 और 2 26। तो ये वाला सही है, यानी बी वाला सही है, यानी आप इसको जोड़ लीजिए बी सी एफ को, 7 + 12 + 7। तो यहाँ पर आपको वैल्यू प्राप्त होगी कितनी, 26, यानी कि ये डी + ई के बराबर है। तो यहाँ पर ये बी वाला आपका कथन सही है, बाद बाकी आपका सी और डी गलत है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर बी वाला।
77वां प्रश्न है अब आपका, दूध के एक नमूने में 50% पानी है। यदि इस दूध का 1/3 भाग इतनी ही मात्रा के शुद्ध दूध में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितने फीसदी तक कम हो जाएगी। तो देखिए हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, और देखिए हमेशा याद रखना जब भी आपको वैल्यू लेनी हो और उसको फिर बाद में विभक्त करना हो, जैसे 1/3 1/4, तो इस तरह की वैल्यू लीजिए क्योंकि दशमलव में ना आए। तो हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि आपका दूध है आपका 12 लीटर है, यानी यहाँ पर आपका 12 लीटर क्या है, आपका मिल्क का एक सैंपल है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो यहाँ पर बोला गया है 12 लीटर वाला जो मिल्क है, इस तरह से हम बना लेते हैं, इसमें आधा 50-50 यानी 50% क्या है, 6 लीटर आपका जो है आपका मिल्क है यहाँ पर आपका, और यहाँ पर 6 लीटर जो है इसमें क्या है, 6 लीटर इसमें वाटर है, 6 लीटर इसमें पानी है, यानी 50-50 हो गया। अब आगे बोला गया है यदि इस दूध का 1/3 भाग, यानी 12 लीटर का 1/3 क्या होगा, 12 लीटर का अगर आप 1/3 निकालेंगे तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यानी कि ये 4 लीटर हो गया। कहने का मतलब क्या है, 4 लीटर का मतलब ये है कि यहाँ पर 2 लीटर पानी है भाई, इस 4 लीटर का मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 लीटर आपका जो वाटर है और यहाँ पर 2 लीटर क्या है, इसमें मिल्क है, 2 लीटर इसमें दूध है आपका। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसमें 4 लीटर यहाँ पे निकल कर आया 1/3, तो इसमें क्या हो गया, 2 लीटर पानी है और 2 लीटर इसमें दूध है। अब बोला गया है 1/3 भाग इतनी ही मात्रा के शुद्ध दूध में मिलाया जाए, यानी 4 लीटर भाग का मतलब क्या हो गया, 4 लीटर भाग इतनी ही मात्रा के शुद्ध दूध में। 4 लीटर अब हमारे पास क्या है, फ्रेश मिल्क है, 4 लीटर हमारे पास बिल्कुल फ्रेश मिल्क है। तो इसमें हमने ये भाग हमने मिला दिया, कौन सा, ये जो वाला भाग है मिश्रित वाला, ये वाला भाग और मिला दिया, तो कितना बन गया, ये आपका बन गया, आपका कितना, 8 लीटर बन गया। ठीक है, 8 लीटर बन गया। अब चूंकि हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर 2 लीटर फ्रेश मिल्क है और ये वाला भी मिल्क जो है फ्रेश है, और 2 लीटर ये वाला क्या है, इसमें पानी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 6 लीटर आपका क्या है, प्योर मिल्क है, और आपका 2 लीटर जो है यहाँ पर पानी है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। 6 लीटर आपका प्योर मिल्क है और 2 लीटर इसमें क्या है, पानी है 8 लीटर में, यानी 8 लीटर में आपके 6 लीटर प्योर मिल्क है और 2 लीटर यहाँ पर क्या है, पानी है। तो आप निकाल लीजिए यहाँ पर इसका परसेंटेज, आपका पूरा मिल्क कितना है, 8 लीटर है, तो यहाँ पर 2% वाला जो पोर्शन है, 2 वाला पोर्शन है, ये क्या है, पानी वाला है, तो 2/8 यानी पूरा मिल्क आपका नीचे हो गया, ये बराबर कितना आ जाएगा आपका 1/4। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 25%, यानी कि अब जो मिश्रण तैयार होगा उसमें 25% आपका क्या है, पानी है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 77 का यहाँ पर ए वाला। 78वां प्रश्न है अब आपका, एक पट्ट पर 4 क्षैतिज और 4 ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं जो परस्पर समांतर और समदूरस्थ हैं, इनसे अधिकतम कितने आयत और वर्ग बनाए जा सकता है, यानी बनाए जा सकते हैं, ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पर ये वाला जो प्रश्न है ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होता है उसका प्रश्न है, यानी कि और इसके लिए उसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, यानी कि यहाँ पर इसके लिए हम एक तो तरीका है मैनुअली वाला तरीका है, आप इसको पूरा ड्रॉ करें, एक एक करके निकालें, वो बहुत लेंथी तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ा है, शायद पढ़ा होगा आपने 10th 11th या 12th में, तो आप इसको बड़ा आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमें 4 क्षैतिज बताए गए हैं, यानी कि हमें दिया हुआ है यहाँ पर m जो है आपका कितना है, 4 है, और जो आपका n है ऊर्ध्वाधर वाला ये भी 4 बताया गया है। तो इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है MCR, ठीक है, सॉरी MC2, क्योंकि यहाँ पर 2 ही हैं, यहाँ पर एंटिटी दी हुई है, तो यहाँ पर MC2, वैसे R होता है यहाँ पर MC2 इंटू NC2। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा 4C2 इंटू 4C2। आपका ये फॉर्मूला जो होता है NCR वाला फॉर्मूला मैं लिख के बता दे रहा हूँ, NC जो R का फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से होता है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R, यहाँ पर ब्रैकेट में N माइनस R का फैक्टोरियल, कुछ इस तरह से होता है। तो चलिए एक सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 4C2 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या होगा, 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 का अगर आप फैक्टोरियल निकालें यहाँ पर, तो ये फैक्टोरियल पूरा पहले लिख लेते हैं। R की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 का फैक्टोरियल यहाँ पर 4 माइनस 2 यानी 4 माइनस 2 इसका फैक्टोरियल, तो हम यहाँ पर निकाल के देख लेते हैं वैल्यू। 4 का क्या होगा फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पर अगर 2 का निकालेंगे तो 2 गुणा 1 होता है, ठीक है, यहाँ पर 2 ही रह जाएगा, तो ये भी आपका 2 गुणा 1 रह गया। तो आप कर लीजिए सॉल्व, तो आपका
इस 2 से ये 4 कट गया तो कितना आया वैल्यू, ये आपका 6 आ गया। 3 इंटू 2 यानी 6 आ गया। यानी एक की वैल्यू कितनी है 432 की 6 है, दूसरे की भी 6 है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 36। यानी कहने का मतलब क्या है, इनसे अधिकतम कितने आयत और वर्ग बनाए जा सकते हैं, 36 आयत और वर्ग बनाए जा सकते हैं। तो आंसर होगा आपका 78 का सी वाला। तो देख इस तरह के प्रश्न जो होते हैं अगर आपने मैथ बैकग्राउंड के तो आप कर पाएंगे, वरना अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें कितने 27 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं सही। तो आपके पास विकल्प ऐसा नहीं है कि भाई एक प्रश्न हमारा नहीं हो पाएगा तो पता नहीं निकलेगा या नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल 27 प्रश्न आपको सही करने हैं। तो अगर नहीं आ रहा है, अगर आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड के नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 79वां प्रश्न है अब आपका, एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटे पश्चात एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए पहले रवाना हुई मालगाड़ी के समांतर पथ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है। दिल्ली से कितनी दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से मिलेगी। देखिए हमें यहाँ पर जो दी हुई इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक लाइन पर स्केल पर इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ये आपका रूट है आपका दिल्ली टू मुंबई, ये आपका दिल्ली है और ये आपका मुंबई, ये आपका एक रूट है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो आपकी ट्रेन मालगाड़ी है हम इसको ए मान लेते हैं, मालगाड़ी को ए मान लेते हैं, और जो एक्सप्रेस ट्रेन है इसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि ए वाली जो ट्रेन है इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है। बोला गया है कि 2 घंटे पश्चात, यानी कि ए वाली ट्रेन 2 घंटे में कहाँ पहुंचेगी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 1 घंटा यानी कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो 2 घंटे में दूरी कितनी कवर करेगी, 2 घंटे में आपकी ये दूरी 80 किलोमीटर की दूरी ये कवर करेगी। और यानी कि ये 2 घंटे पश्चात ए वाली ट्रेन आपकी यहाँ कहीं पहुंच जाएगी, ए वाली ट्रेन आपकी यहाँ कहीं पहुंच जाएगी। 2 घंटे पश्चात एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो चलती है। यानी कि अब ये 2 घंटे में जब आपकी ए वाली ट्रेन यहाँ पर पहुंच गई तब ये डी वाली ट्रेन यहाँ से बी वाली ट्रेन चलना स्टार्ट होती है। और बी वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अब चूंकि यहाँ पर आप देखिए 2 घंटे बाद जो है जो ए ट्रेन है इससे जो है 80 किलोमीटर आगे और बी वाला चलना स्टार्ट करती है, तो ऑब्वियस सी बात है इस पॉइंट पे तो दोनों मिल नहीं पाएंगी। ये अगला वाला पॉइंट आपका यहाँ कहीं होगा, इस पॉइंट पे तो दोनों मिलेंगी भाई। इस पॉइंट पे तो ये वाली भी जाके पहुंचेगी और ये वाली भी जाके पहुंचेगी, यहीं पे दोनों का मिलान होगा कि नहीं होगा। तो ये पूछा गया है कि इनकी जो दूरी है ये दूरी कितनी है, यहाँ पर ये दिल्ली से कितनी दूरी पर ये एक्सप्रेस गाड़ी और मालगाड़ी से ये मिलेंगी, ये पूछा गया। यानी कि ये यहाँ से दिल्ली से दोनों मालगाड़ी यहाँ पर दोनों गाड़ियाँ यहाँ पर कहाँ पर मिलेंगी वो दूरी पूछी गई है। तो अगर हम बात कर लें आपका जो टाइम होता है, टाइम बराबर क्या होता है, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पर हमें टाइम तो दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 2 आवर का, यानी 2 घंटे पश्चात 2 आवर का यहाँ पे हमें टाइम दिया हुआ है। अब डिस्टेंस की बात कर लें, डिस्टेंस हमें यहाँ पर अगर दिया बताई जाए तो डिस्टेंस हमें ज्ञात नहीं है, तो हम डी डिस्टेंस मान लेते हैं। आपकी स्पीड दी हुई है, पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है 40 है, और सेकंड ट्रेन की स्पीड यानी कि पहली में से सेकंड वाले को घटा देती है तो डी अपॉन 60, यानी दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यानी कि डी इस तरह से कुछ आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका ये हम इसका जो है 2 इक्वल टू ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर हम इसका जो है लासा ले लेते हैं, ये आपका हमने 120 हमने यहाँ पर ले लिया लासा। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा कितना, यानी कि ये आपका 3D आ जाएगा, 40 का 3 में चला जाएगा भाग तो 3D आ जाएगा, और ये वाला कितना आ जाएगा, ये आपका 2D आ जाएगा। कर लीजिए सॉल्व आप इसको। 2 बराबर आपका कितना हो गया यहाँ पर d अपॉन 120, ये आपका जो है इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर आपका आ जाएगा 240 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब क्या है, जो आपकी ए और बी ट्रेन है ये 240 किलोमीटर पर एक दूसरे से मिलेंगी। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका यहाँ पर 79 का सी वाला, यानी आंसर है आपका सी। 80वां प्रश्न है अब आपका, एक परीक्षा में रणधीर को कुणाल और देवू को मिले कुल अंकों से अधिक अंक प्राप्त हुए। ध्यान देना यहाँ पर जो रणधीर है, ठीक है, इसको कुणाल और देवू के प्लस डी इनको जितने अंक मिले हैं यानी के प्लस यानी कुणाल और देवू को मिले कुल अंकों से अधिक अंक इसको प्राप्त हुए हैं रणधीर को। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे बोला गया है कुणाल और शंकर को मिले कुल अंक रणधीर के अंकों से अधिक हैं, यानी कि यहाँ पर कुणाल प्लस एक व्यक्ति है शंकर, तो इनको मिले जो अंक हैं ये रणधीर से ज्यादा हैं, यानी रणधीर से ये अंक आपके ज्यादा हैं, ये बताया गया है यहाँ पर। आगे बोला गया है सोनल को शंकर से अधिक अंक मिले हैं, यानी कि यहाँ पर एक लड़की है सोनल नाम की, इसको क्या है शंकर से ज्यादा अंक मिले हैं, ये बोला गया है।
नेहा को रणधीर से अधिक अंक मिले हैं, यानी कि यहाँ पर जो नेहा है आपकी, इसको रणधीर से अधिक अंक मिले हैं। ये यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है। अब देखिए इसको आप बनाने का प्रयास कीजिए, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपका जो नेहा है वो सबसे एवब है, रणधीर से भी ऊपर है। अब क्योंकि रणधीर के जो अंक हैं आपके, ये कोमल और आपका जो देबू है, सॉरी कुणाल और देबू है, इनसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर यानी कि नेहा सबसे ऊपर है। नेहा के बाद कौन आएगा, नेहा के बाद आपका रणधीर आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर के प्लस टी आ जाएगा, के प्लस डी आ जाएगा। पहली सिचुएशन में अगर आप देखें तो पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर नेहा, फिर रणधीर, फिर आपका कुणाल और देबू आ जाएगा। इस तरह से तो बनेगा पहला वाला सिचुएशन का। सेकंड सिचुएशन को अगर हम यहाँ पर देखें, यानी सेकंड सिचुएशन जो आपकी कह रही है के प्लस शंकर, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये वाली जो है यानी कुणाल प्लस शंकर, ये रणधीर से ज़्यादा है। यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है हमें। अगला वाला जो कह रहा है सोनल शंकर से ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर ये पूछा गया है कि इनमें से सबसे अधिक अंक किसे प्राप्त हुए। अगर आप सही मायने में देखें तो यहाँ पर कुछ क्लियर हो ही नहीं पा रहा है किसको किससे अंक ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, क्योंकि कहीं पर नेहा को दिखा रहे हैं, कहीं पर जो है सोनल को बता रहे हैं कि सोनल को शंकर से ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, कहीं पर ये दे रहे हैं कुणाल और शंकर का जो अंकों का जोड़ है वो रणधीर से ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये कहीं भी हमें आंकड़ा प्राप्त नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पर किसको अंक सबसे ज़्यादा मिले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई सटीक, यहाँ पर हम कह सकते हैं सीरीज यहाँ पर नहीं बन पा रही है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी वाला, आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।